देखो, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, अभी आएगा। देखो, गवर्नमेंट बजट स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। अब बोलना नहीं है, 3 चैप्टरों तक बोलना नहीं है, मैं लगातार रिकॉर्डिंग करूंगा। स्टार्ट। देखो, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट क्यों बनाया जाता है? देखो, एक इंसान मान लो मार्केट में जा रहा है तो उसका भी बजट होता है कि भाई हाँ बजट बना के जाऊं मैं, है ना, तो ओवर खर्चा ना। तो पूरे देश की सरकार है, पूरे देश की सरकार है तो बजट तो आएगा ही आएगा, बिना बजट के बन नहीं सकती ना। बजट का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिसिप्ट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करना बजट होता है। एक्सपेक्टेड रिसिप्ट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का डॉक्यूमेंट्री तैयार करना बजट होता है, सही है। तो बजट का मतलब समझ आया, गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? जीडीपी ग्रोथ करना, हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ हो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे देश के रिसोर्सेज हैं फुली एलोकेट हो सके, है ना, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, जो हमारे देश में पब्लिक गुड्स वगैरह है उसका प्रोविजन बन सके ढंग से, है ना। और क्या है? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो इनकम एंड वेल्थ है जैसे पीडीएस सिस्टम है, एलपीजी सिस्टम, सब्सिडीज वगैरह और सारी चीजों में जा सके। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो सके, अमीरों से टैक्स लेके गरीबों में बांटे जा सके, तो इसलिए भी बजट बनाया जाता है। समझ नहीं आया? ऑब्जेक्टिव ये भी है। इसके बाद में आगे क्या है? बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ क्या होती है? बैलेंस रीजनल ग्रोथ मतलब जिस रीजन में ग्रोथ नहीं हो रही उस रीजन में ग्रोथ भी बढ़ानी है हमको। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोल देती है गवर्नमेंट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? इस एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में अगर आप बिजनेस खोलोगे ना तो टैक्स माफी हो जाएगी, 10 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, है ना। तो ये सब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी स्टेबल रहे हमारा, ये भी तो उद्देश्य है। अभी अभी किया था इकोनॉमिक स्टेबल करने के लिए, है ना। गवर्नमेंट फिस्कल मेजर लेती है तो वही तो है इकोनॉमिक स्टेबल रखना, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करना। एक गवर्नमेंट के हाथ में है कि नहीं है? गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट कौन से मेजर लेती है इस चीज के लिए? फिस्कल मेजर लेती है, ठीक है। आगे चलो, इसके बाद में कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखो, दो होते हैं, एक तो गवर्नमेंट की बजटरी रिसिप्ट, एक होती है बजटरी एक्सपेंडिचर। बजटरी रिसिप्ट, बजटरी एक्सपेंडिचर। बजटरी रिसिप्ट में दो तरीके की रिसिप्ट आती है, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है? जिससे एसेट लाइबिलिटी स्टेटस पे कोई प्रभाव ना पड़े। एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट नॉट इफेक्टेड बाय द रिवेन्यू रिसिप्ट। ना तो एसेट बढ़े ना लाइबिलिटी बढ़े, ना एसेट कम हो ना लाइबिलिटी कम हो, एसेट लाइबिलिटी स्टेटस कॉन्स्टेंट रहे जहाँ पे। रिवेन्यू रिसिप्ट है ये, ठीक है। रिवेन्यू रिसिप्ट किसको बोलेंगे? रेगुलर की रिसिप्ट होती है। एक होती है टैक्स रिसिप्ट, एक होती है नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट कौन सी होती है? जैसे इनकम टैक्स मिला गवर्नमेंट को, रोज का है, मतलब मिलता रहता है गवर्नमेंट को। कॉर्पोरेशन टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, कंपनी से जो सीडीडी मिलता है ना। स्टेट ड्यूटी वगैरह है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल जाने का जो मिलता है। गिफ्ट टैक्स हो गया, कस्टम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब टैक्सेस मिलते हैं गवर्नमेंट को। टैक्स रिसिप्ट है गवर्नमेंट की। जीएसटी पता नहीं कितना कलेक्शन है महीने का, है ना, गवर्नमेंट का कई अरब रुपए का है, ठीक है। अब देखो, नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट जो टैक्स के माध्यम से ना मिले, जैसे फीस है, बहुत सारी फीसेस चल रही है, बहुत सारी फीसेस है। गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फीस, ये फीस, कंपनी रजिस्ट्रेशन फीस, फर्म रजिस्ट्रेशन फीस, लाइसेंस फीस, आरओसी की फीस, रोड टैक्स, ये मतलब कितनी सारी चीजें हैं ना, कितनी फीसेस है, बहुत सारी चीजें। अब मान लो कोई अपने को किसी चीज के लिए अप्लाई करना है गवर्नमेंट के अंदर, वो फीस पता नहीं कितनी है ना। फीस का मतलब समझा, गवर्नमेंट की इनकम है ये भी। एस्टीट क्या होता है? एस्टीट, एस्टीट का मतलब क्या होता है? मान लो ये अकेला रह गया अपने खानदान में, सारे मर मरा लिए, अकेला है ये बुढ़ा, मान लो 90 साल का, 70 साल का, इसके मरने के बाद कुछ नहीं बचा हुआ, इसके ब्लड रिलेशन में कोई नहीं है इसका फिलहाल, तो क्या होएगा? इसकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के कब्जे में चली जाएगी, सारी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चली जाती है, जमा हो जाती है वहां पे। तो वो भी तो गवर्नमेंट की इनकम ही है। देश में ऐसे भी तो होते हैं, है ना। तो ये बात है। अच्छा, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है वहां से भी तो इनकम आती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट कंपनीज है, जैसे गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है जिसमें 51% या उससे ज्यादा जो गवर्नमेंट कंपनी है, एज पर सेक्शन 2 क्लोज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो उसके अंदर में जो गवर्नमेंट मतलब जो अर्निंग करती है वो भी तो इनकम मानी जाएगी ना। एक होता ग्रांट एंड डोनेशन, जो गवर्नमेंट को चंदे मिलते हैं, लॉकडाउन में कितने चंदे मिले थे, वो भी तो गवर्नमेंट की इनकम है। नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट है ये, नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट। अच्छा, फाइन वगैरह है, चलान कट गया मान लो, इसका फाइन है, फाइन वगैरह गवर्नमेंट की इनकम है कि नहीं है? गवर्नमेंट का तो फायदा ही है। इसका 18,000 रुपये का चलान काट दिया, बजा दिए इसके पटाखे, पटाखे बजा हुआ था यो स्कूटी के,
इसके पटाखे बजा दिए, बताओ। स्कूटी में भी कोई पटाखे बजाता है, ये बजाता है। अभी देखो स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट कोई स्पेशल सर्विस देती है और उसके चार्जेस लेती है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने ड्रेन फैसिलिटी दी, सीवरेज फैसिलिटी दी, गवर्नमेंट चार्जेस ले रही है उसके। नगर निगम वाले भेज रही है गवर्नमेंट, तो 50-60 रुपए महीने के ले रही है गवर्नमेंट, ठीक है। इनकम फ्रॉम स्पेक्ट्रम, सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। क्या होता है स्पेक्ट्रम, पता है स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है अल्ट्रा वायर वेव्स। देख जो सिम ऑपरेटिंग कंपनी है, इंटरनेट ऑपरेटिंग कंपनीज हैं, वो अल्ट्रा वायर वेव्स को खरीदती है, ठीक है। ऑक्शन होती है इनकी, ऑक्शन में छुटती है ये सारी चीजें। अब वो अंतरिक्ष का अधिकार जो है गवर्नमेंट के पास है, अंतरिक्ष का अधिकार जो है गवर्नमेंट के पास है, और अल्ट्रा वायर वेव्स जो आती है ना उसके थ्रू सिम ऑपरेट होते हैं, इंटरनेट ऑपरेट होता है, तो वो वेव्स खरीदनी पड़ती है हर कंपनी को, ठीक है ना। तो वो वेव बिकती है, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, सुने, सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बिकता है तो क्या होएगा, खरीदेंगी कंपनियां, खरीदेगी तो गवर्नमेंट की इनकम है, सीधी सी बात है, समझे कि नहीं समझे। तो ये मैंने बताया टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट में जीएसटी आ गया, इनकम टैक्स आ गया, वेल्थ टैक्स आ गया, गिफ्ट टैक्स आ गया, एस्टेट ड्यूटी आ गई, ये सब चीजें आ गई, समझे। तो ये बात है, ये मैंने सारा बता दिया। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जो देश की प्रोग्रेस के लिए लगता है। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स इज ए प्रोग्रेसिव टैक्स, तो उसमें स्लैब बनाए हुए 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना आपको, जिसकी इनकम 7 लाख तक है उसका कोई टैक्स नहीं है। और रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं जो 1 रुपए भी टैक्स भरना पड़े, जीएसटी है। अब ये पेन चाहे अमीर आदमी खरीद के लाए, चाहे गरीब आदमी खरीद के लाए, जीएसटी तो भरना पड़ेगा इस पेन पे, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्स, सही है। आगे चलो, वैल्यू एडेड टैक्स और वैट एंड स्पेसिफिक टैक्सेस, ये नहीं आएगा, ये पीछे होया करता था, ये अभी खत्म हो गया। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आ सकता है। डायरेक्ट टैक्स इज इनकम टैक्स, जो डायरेक्टली इम्पोज किया जाता है पब्लिक के ऊपर, है ना, और मतलब डायरेक्ट इनकम पे देना होता है जिसको। और इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, जीएसटी है जैसे इनडायरेक्टली इम्पोज होता है ना। मान लो प्रोडक्ट पे तुमसे डायरेक्ट टैक्स नहीं है, घुमा फिरा के टैक्स है, इसमें इंक्लूडेड होता है ना। इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, एक डायरेक्ट टैक्स हो गया, एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स को बोलते हैं जो तुम्हारी इनकम पे लिया जाता है, आईटीआर बढ़ते हैं जिसमें तुम। आगे चलो, डायरेक्ट टैक्स खुद को ही भरना पड़ता है, ये बर्डन ट्रांसफर नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन ट्रांसफर हो सकता है, जीएसटी का बर्डन एक बंदे से दूसरे बंदे तक ट्रांसफर हो सकता है। मान लो इसने ये माल खरीदा, किसी और को बेच दिया, तो वो जीएसटी वो भरेगा ना उसका। अब उसने खरीदा, किसी और को बेच दिया, तो वो भरेगा जीएसटी, ट्रांसफर होता जाता है। अब देखो डायरेक्ट टैक्स आर जनरली प्रोग्रेसिव इन टैक्स, वो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव है। वो प्रोग्रेस के लिए लगाया जाता है, वो रिग्रेस के लिए। मतलब 1 रुपया भी इनकम है तो मतलब इन डायरेक्ट टैक्स जीएसटी, तो 1 रुपये का भी प्रोडक्ट है उस पर भी लगता है, ठीक है। तो ये बात है, वो इनकम टैक्स, वो जीएसटी एग्जांपल है। कस्टम ड्यूटी भी एग्जांपल है, जीएसटी कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, नॉन टैक्स रिसिप्ट बताया मैंने, फीस वगैरह, फाइन वगैरह, स्टेट बता दिया, स्पेशल असेसमेंट बता दिया, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज बता दिया, 2G 3G स्पेक्ट्रम, ग्रांट डोनेशन बता दिया। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिससे एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे प्रभाव पड़ता है। देख जैसे कैपिटल रिसिप्ट में क्या होएगा, रिसिप्ट का मतलब पैसे आना, जो या तो एसेट बेच दी, एसेट कम होगी तो पैसे आ सकते हैं, एसेट बेच दी, या फिर लायबिलिटी बढ़ेगी, लोन ले लिए। 2 तरीके से कैपिटल रिसिप्ट हो सकती है, या तो एसेट बेच दी पैसे आ गए, या फिर लोन ले लिए लायबिलिटी बढ़ेगी। फ्यूचर जनरेशन को चुकाना पड़ेगा नहीं, ये आने वाली जनरेशन के ऊपर बर्डन है इस चीज का। लोन ले लिया जो तुमने जो है ना, ये बर्डन है फ्यूचर के ऊपर, ठीक है ना। दिस रिसिप्ट क्रिएट ए लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, दिस रिसिप्ट कोज रिडक्शन ऑफ एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। 2 कारण हो सकते हैं ना, 2 चीजों में रिसिप्ट आएगी कैपिटल की। चलो आगे, कैपिटल रिसिप्ट देखो, रिकवरी ऑफ लोन। मान लो पहले लोन दे रखे थे गवर्नमेंट ने किसी को, तो वो रिकवर किए हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट थी। अब वो रिकवर की है तो एसेट कम होगी नहीं होगी। बोरोइंग, बोरोइंग की है, अदर बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, बोरो कर लिए पैसे, तो ये भी तो एक तरह की लायबिलिटी, कैपिटल रिसिप्ट होगी। अदर रिसिप्ट भी हो सकती है, गवर्नमेंट द्वारा जो अदर रिसिप्ट की जाती है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने अपना शेयर बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को, है ना, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट हो गई, अदर रिसिप्ट हो सकती है गवर्नमेंट की, है ना। तो रिवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस कर लोगे, उससे एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे प्रभाव नहीं पड़ता, उससे पड़ता है। उसमें क्या होता है, एसेट कम हो जाती है, लायबिलिटी बढ़ जाती है कैपिटल रिसिप्ट में, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, इसमें फ्यूचर बर्डन पे, फ्यूचर में आने वाली जनरेशन पे प्रभाव नहीं पड़ता इससे। इसमें फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को प्रभाव पड़ता है, देना पड़ता है, चुकाना पड़ता है।
बजटरी एक्सपेंडिचर देखो, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेगुलर खर्चे तो जो होते हैं गवर्नमेंट के, वेजेस वगैरह, सैलरी वगैरह, बिल पेमेंट वगैरह वगैरह, बहुत सारी स्टेशनरी पेमेंट है ना, ये बाहर जो ये मान लो लाइटें वाइटें लग रही है और सब है ना, डिफेंस का इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदना और सब करना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये गवर्नमेंट के, रेगुलर खर्चे हैं। ठीक है, देखो वेजेस पेमेंट, बिल पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंडिचर, डिफेंस परचेज, है ना। आगे चलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है तो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है तो इससे क्या होगा, या तो एसिड खरीदेगी गवर्नमेंट, एसिड बढ़ेगी गवर्नमेंट की, या फिर लाइबिलिटी कम होगी, जो पिछले लोन है वो चुकाएगी। ये दो चीजों में एक्सपेंडिचर हो सकते हैं ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझ। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, एक्सपेंडिचर ऑन मशीन इक्विपमेंट, परचेज ऑफ शेयर, है ना, लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिए हैं, ठीक है, हो सकता है। प्लान एक्सपेंडिचर होता है कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। प्लान एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो प्लान करके किए गए हैं। प्लान करके मतलब समझबूझ से बजट के अंदर में शामिल है जो चीज। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन से होता है? जो प्लान करके नहीं किए गए खर्चे। जैसे मान लो बाढ़ आ गई कहीं पे, किसी ने सोचा था बाढ़ आएगी यहाँ पे खर्चे करेंगे, नहीं सोचा था। केरला के अंदर में मान लो 30,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, क्यों हुआ? बाढ़ आ गई, वहां पे सारा कुछ बह गया, सारा कुछ दोबारा से रिकवर करने के लिए पैसे खर्च करने पड़े। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। प्लान थोड़ी करके करेंगे कि भाई पैसे खर्च करेंगे वहां बाढ़ आएगी, ठीक है। तो ये समझ आया, बजटरी रिसिप्ट, बजटरी एक्सपेंडिचर। इसके बाद में आगे चलो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस कर लेना, ये डिफरेंसेस हो जाएंगे। अब आती है बात बजटरी डेफिशिएट की। बजटरी डेफिशिएट क्या होते हैं? देखो, बजटरी डेफिशिएट क्या हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज ग्रेटर देन द टोटल रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कहने का क्या है, 100 रुपए की आमदनी है गवर्नमेंट की, 150 रुपए के खर्चे हैं, 50 रुपए क्या हो गया? डेफिशिएट। समझ आया नहीं है? इसको बोलेंगे बजटरी डेफिशिएट, टोटल डेफिशिएट, बजटरी डेफिशिएट। सही है कि नहीं है? एक होता है रिवेन्यू डेफिशिएट, एक होता है फिस्कल डेफिशिएट, एक होता है प्राइमरी डेफिशिएट। रिवेन्यू डेफिशिएट क्या होता है पता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना गवर्नमेंट के, इज ग्रेटर देन रिवेन्यू रिसिप्ट। जो रेगुलर के खर्चे हैं वो ज्यादा है गवर्नमेंट के रिवेन्यू रिसिप्ट से, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, मान लो खर्चे 100 रुपए हो गए, इनकम 80 रुपए है, 20 रुपए डेफिशिएट में गई नहीं गई गवर्नमेंट, रिवेन्यू डेफिशिएट बोलेंगे। फाइनल फिस्कल डेफिशिएट किसको बोलेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट। तो इसको बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे इसको? फिस्कल डेफिशिएट। टोटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल एज वेल एज रिवेन्यू दोनों आ जाते हैं एक्सपेंडिचर, और टोटल रिसिप्ट में, टोटल रिसिप्ट में रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों आ जाती है। दोनों की दोनों चीजें ज्यादा हो, जब दोनों की दोनों चीजों से, दोनों के दोनों एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन दोनों की दोनों रिसिप्ट से। प्राइमरी डेफिशिएट क्या होता है? फिस्कल डेफिशिएट माइनस ब्याज। कम से कम हमारा रकम तो चुका दो, ब्याज नहीं छोड़ो, समझ रहे? इसको बोले प्राइमरी डेफिशिएट। अब पाकिस्तान को क्या बोलते हैं? हमारा कम से कम रकम तो चुका दो, ब्याज नहीं ले रहे, चलो कोई नहीं, छोड़ दिया, रकम तो दो कम से कम, प्रिंसिपल तो दो वापस। तो फिस्कल डेफिशिएट, डेफिशिएट माइनस ब्याज, इंटरेस्ट, इसको बोल लेंगे, ठीक है। आगे चलो, सही है। चलो आगे, इंप्लीकेशन क्या होगी? एक बात बताओ, फिस्कल डेफिशिएट अगर गवर्नमेंट के बढ़ेंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगी। फिस्कल डेफिशिएट क्यों बढ़ रहा है? गवर्नमेंट ने खर्चे ज्यादा बढ़ा रखे हैं इकोनॉमी में, उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन फैलेगी। डिमांड ज्यादा आ रही है, सप्लाई कम हो रही है, इन्फ्लेशन फैलेगी, सही है। नेशनल डेब्ट, देश पे कर्जे बढ़ेंगे, देश पे कर्जे बढ़ेंगे। विकस साइकिल ऑफ फिस्कल डेफिशिएट एंड लो ग्रोथ, साइकिल जो है ना वीक हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस गति से साइकिल चलनी चाहिए ना इकोनॉमी की, वो धीरे चलेगी डेफिशिएट होने की वजह से, जैसे पाकिस्तान है, देखा हो तुमने, ठीक है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट होएगा। व्हाट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट? देश की गवर्नमेंट ही सारे पैसे ले जाएगी कर्जे चुकाने के लिए अपने, इन्वेस्टर के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इस देश का मूल ही तो इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर नहीं होंगे तो जीडीपी कैसे बनेगी, और जीडीपी नहीं बनेगी तो गवर्नमेंट को टैक्सेस कैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं मिलेंगे तो सरकार कैसे चलेगी, पूरा देश कैसे चलेगा? क्राउडिंग आउट इफेक्ट है। अगर डेफिशिएट में जाएगी, गवर्नमेंट ही ले जाएगी सारे फाइनेंशियल सेक्टर से पैसे निकाल के, इन्वेस्टर के लिए बचेंगे लोन वगैरह के लिए पैसे। क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इन्वेस्टर के लिए बचेंगे नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए, और जो की जान है देश की, उसके बिना जीडीपी रुक जाएगी, सही है ना। हमारे ऊपर चल रही है जीडीपी, हम बिजनेस कर रहे हैं तो जीडीपी चल रही है, नहीं तो नहीं चलेगी। एक एक करके सारे छोड़ने लग जाएंगे, लेफ्ट करने लग जाएंगे, खत्म सिस्टम।
इरेजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी खत्म होगी नहीं होगी, गवर्नमेंट में विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी लोगों की, गवर्नमेंट में विश्वास करना छोड़ देंगे लोग। जैसे इमरान खान का क्या वैल्यू है इमरान खान की, खड़ी सड़क पे गोली मार दी, प्रधानमंत्री है देख लो, मार दो ना मोदी के गोली, बस की हो तो क्रेडिबिलिटी खत्म होगी ना पाकिस्तान की उसकी। पाकिस्तान का सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट अलग से चलती है, आर्मी अलग से चलती है, पब्लिक अलग से चलती है, तीनों सिस्टम अलग अलग है। इंडिया में क्या सारे लोग एक ही हो जाते हैं एक टाइम पे आके, जब लड़ाई की बात आती है तो सारे एक ही खड़े हो जाए, एक जगह खड़े हो जाते हैं, चाहे कोई भी किसी का भी दुश्मन हो, सारे ये चाहते हैं इंडिया जीत जाए, समझ आ रही है, ये बात होती है। तो उनके लोगों में एकता नहीं है, मतलब आपस में एक नहीं है वो सारे लोग। ये अपने इंडिया के अंदर में ये खासियत है, एक है, सारे के सारे लोग एक टाइम पे आने के बाद एक हो जाते हैं, अलग अलग तरीके से मारे हैं दुश्मनों को, कोई जाट है तो वो अपने तरीके से मार रहा है, कोई और है तो वो और तरीके से मार रहा है, लेकिन एकता हो जाती है कहीं ना कहीं। इरेजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी समझ आया। प्राइमरी डेफिशिएट बता दिया मैंने। देखो रिवेन्यू प्राइमरी डेफिशिएट क्या होता है, फिस्कल डेफिशिएट माइनस ब्याज, ठीक है। अच्छा, रिवेन्यू डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट, प्राइमरी डेफिशिएट, तीनों में डिफरेंस दिया हुआ है। ये इसके अलावा कुछ है, ये छोटा सा क्वेश्चन था। एक होता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट क्या होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रिसिप्ट, 100 रुपए की रिसिप्ट है, 100 रुपए का एक्सपेंडिचर, बात खत्म, सही है ना। और बैलेंस बजट समझाया। एक होता है अनबैलेंस बजट, अनबैलेंस में सरप्लस भी हो सकता है, बजट डेफिशिएट भी हो सकता है। सरप्लस बजट क्या है, रिसिप्ट ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है ना। डेफिशिएट बजट में क्या हो सकता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट कम है, ठीक है। तो ये बात, डेफिशिएट होएगा तो क्या होएगा, पैसे लेने पड़ेंगे उधार। अनबैलेंस बता दिया ना, सरप्लस बजट भी हो सकता है और डेफिशिएट बजट भी हो सकता है। चैप्टर खत्म हो गया ये।